हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज, जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ संडे की सीरीज। तो आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके अगर हम बात करें लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड है या फिर हम कहें ऑथर से रिलेटेड है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिक्स आज मिलने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन सभी को मैं यहाँ पर इकट्ठा करके लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई जा रही है। हर संडे आपको लेके आती हूँ मैं ये सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़। और काफ़ी टाइम से हम क्वेश्चंस लेकर नहीं आ रहे हैं, या मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो भी अपलोड नहीं की है, लेकिन अब मंडे या ट्यूसडे से आपको रेगुलर वो चीज़ें मिल जाएंगी और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको लगातार सारी जो वीडियोज़ हैं आपकी वो मिलती रहेंगी। तो बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विलियम शेक्सपियर हैज़ immortalized his love for his ... in his sonnets। अगर हम बात करें कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने जो इमोर्टलाइज जो हिज लव अपने लव के लिए लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं, वो यानी कि अगर हम बात करें किस व्यक्ति के लिए लिखे हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि उनका लव जो है वो कौन है जिनके लिए उन्होंने उन सोनेट्स को समर्पित किया है या लिखे हैं, तो वाइफ के लिए लिखे हैं, ब्लैक ब्यूटी, वाइट लेडी या फिर डार्क लेडी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता भी होगा आप सभी को कि जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स, टोटल सोनेट उन्होंने 154 लिखे हैं, और उसमें से अगर हम बात करें कि कुछ सोनेट्स उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित किए हैं, जो कि अपने लव के लिए उन्होंने समर्पित किए हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी डिटेल्स भी मैं आपको पहली वाली वीडियो में, इससे पहले क्वेश्चन जो मैं आपको कराती रहती हूँ, क्वेश्चन सीरीज है, वो सभी चीज़ें मैंने बताई हुई, कितने सोनेट्स हैं, कौन से कितने सोनेट्स डार्क लेडी को समर्पित किए हैं, और इसके अलावा यानी कि कितने सोनेट्स उन्होंने टोटल अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करके उन्होंने उन सोनेट्स को लिखा है। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो चाहे तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शेक्सपियरियन सोनेट्स हैज 2 पार्ट्स। अगर हम बात करें कि 2 पार्ट्स में जो शेक्सपियर हैं उनके सोनेट्स को रखा गया है, द फर्स्ट हैज़ ... लाइन एंड सेकेंड पार्ट हैज़ ... लाइन, यानी कि फर्स्ट पार्ट को कितने उसमें रखा गया है, कितने भागों में रखा गया है, यानी कि कितनी लाइन का मतलब उसको बताया गया है, और सेकेंड को कितनी लाइन का बताया गया है। तो 10 और 4 का बताया गया है, 8 एंड 6 का, 12 एंड 2 या फिर 6 एंड 8 है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 12 एंड 2 है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये मैं वैसे पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो सोनेट्स लिखे हैं अपने, तो उनमें जो फर्स्ट लाइन्स होती हैं वो 12 लाइन की होती है, और जो सेकंड जो पार्ट होता है उसका, यानी कि फर्स्ट पार्ट 12 लाइन का होता है और सेकेंड पार्ट जो होता है वो 2 लाइन का होता है, ठीक है। यानी कि जिसे हम कपलेट भी कहते हैं, जो 2 लाइन्स का होगा वो कपलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि दे ऑल्सो सर्वे हु ओनली स्टैंड एंड वेट नेम द सोनेट। यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है, जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के बारे में पूछा गया है कि उस सोनेट का नाम बताना है आपको जिस सोनेट से पंक्ति ली गई है। तो ये आप बताइए, डेलिलिया से लिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, ठीक है, या फिर डायनस से लिया गया है, या फिर हम बात करें ऑन हिज डिसेक्स्ड वाइफ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। किसकी रचना है ये, किसकी है, ये आपके जॉन मिल्टन की है। जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये उनकी एक लाइन है यहाँ पे जो ली गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे यार, आगे जो क्वेश्चन है कि हु रोट एन ओड टू हिमसेल्फ, यानी कि कौन है जिन्होंने जो ओड लिखे हैं वो स्वयं के लिए लिखे हैं, अपने लिए लिखे हैं, तो वो क्या है, कौन से ऑथर हैं यहाँ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, थॉमस ग्रे हैं, जॉन मिल्टन या फिर बेन जॉनसन। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो बेन जॉनसन ने हिमसेल्फ लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो व्यक्ति हैं उन्होंने हिमसेल्फ खुद के लिए लिखे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
यानी कि एक जो सोनेट है उन्होंने वो अपने खुद के लिए लिखा है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन ओड, एक ओड लिखा है टू हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप लिखा है यानी कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये एक पंक्ति दी गई, एक लाइन दी गई है, तो नेम ऑफ ओड, इस ओड का नेम बताना है आपको कि कौन से ओड से ली गई है, ठीक है। तो और टू ड्यूटी से ली गई है, और टू मेलनकॉली, और टू इवनिंग, और टू द वेस्ट विंड, तो ये किससे ली गई है, और टू द वेस्ट विंड से ये लाइन ली गई है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज, यानी कि यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, इसमें कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है जो कि ओड, आप पता लगा सकते हैं कि ये ओड होगा, ठीक है। इट इज लॉन्गर देन लिरिक, यह लिरिक्स से क्या होता है, लंबी होती है, ठीक है। ओड को मतलब ये लंबी होती है, लिखी जाती है, या फिर इट्स सब्जेक्ट मैटर इज एक्सेल्टेड, या जो इसका सब्जेक्ट होता है वो मैटर इज एक्सटेल्टर होता है, ठीक है। या फिर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, या फिर जो इसका अगर हम बात करें कि ये किसी फॉर्म को एड्रेस करती है, ठीक है, तो उस पर लिखा जाता है इट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड पोइटिक कंपोजिशन, या फिर इसमें बताया गया कि एक सीरियस होती है एंड यहाँ पे डिग्निफाइड पोइटिक आपका कंपोजिशन होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, यहाँ पे ये एड्रेस किया जाता है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है ओड, ठीक है। तो अन्य किसी व्यक्ति पे लिखा जाता है, उसकी महानता या फिर उसी के बारे में लिखा जाता है, तो उसे हम एड्रेस करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पिंडारिक ओड हैज 3 पार्ट, जो पिंडारिक ओड होता है वो 3 पार्ट में होता है। दे आर, कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, पोस्टर, अपोस्टर, पेस्टल, या फिर कॉनन, अफेक्टिव, अलोइन, या फिर स्ट्रोफी, या फिर एंटीस्ट्रोफी, इपोडी, या फिर अगर हम बात करें एक्रोनिम, या फिर एनोग्राम, या फिर एम्प्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, स्ट्रोफी, ठीक है, स्ट्रोफी होता है, एंटीस्ट्रोफी भी होता है, एंड यहाँ पे इपोडेट होती है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपके एक पिंडारिक ओड की खासियत होती है, उसमें ये तीनों आपको पाए जाते हैं, ये तीनों क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, 3 पार्ट्स में जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हु रोट द इपिक, जो इपिक लिखा गया है यानी कि किसने लिखा है, फेरी क्वीन जो इपिक है, महाकाव्य है, वो किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन को लिखा है। ये इपिक है, महान इपिक जो उन्होंने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, जॉन मिल्टन ने हमारे क्या लिखा है, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, ठीक है, पैराडाइज रिगन लिखा है, और भी उनके जो लिखे गए हैं वो सैमुअल जॉनसन लिखा है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब लिखे हैं। और अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें लॉक ऑफ लुसेटा, ठीक है। ये क्या था इसका, एक सेकंड, लुसेटा नहीं था, लॉक ऑफ, एक सेकंड क्या था भाई, मेरे दिमाग से निकल रहा है फिलहाल। अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देंगे। लॉक ऑफ दिमाग से निकल रहा है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। तो हाँ, द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, तो ये है इनका जो लिखा हुआ है, द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो ये भी एक इपिक है जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेजिक कॉमेडी इज, जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है वो कैसी होती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। अ कॉमिक प्ले विच एंड इन आ ट्रेजिडी, यानी कि अगर हम बात करें जो ये क्या होती है, कॉमिक होती है, कॉमिक प्ले होता है
विच एंड, जिसमें कि लास्ट में क्या हो जाती है, ट्रेजिडी होती है, यानी कि दुखांति होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। या फिर आ प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्ले होता है जिसमें ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स होते हैं, ट्रेजिक भी होते हैं, कॉमिक सीन भी होते हैं, ठीक है, और तो उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या फिर रोमांटिक प्ले विच एंड इन ट्रेजिडी, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एक रोमांटिक प्ले होता है जो कि एंड में क्या होता है, ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी हो जाती है। या फिर आ ट्रेजिक प्ले विच एंड इन आ कॉमेडी, ये देखो अगर हम बात करें कि आ ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि सब कुछ लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखांतियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई जाती हैं, कठिनाइयाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन एंड द एंड उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मतलब हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, कॉमेडी एंडिंग होती है, तो उसको ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज आ ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि वह कौन सी कॉमेडी है आपकी जिसमें कि जो कि आपको फॉलोइंग करती है शेक्सपियरियन प्लेज, ठीक है, तो मच एडो अबाउट नथिंग, टाइम्स, टिमोन्स ऑफ एथेंस, या फिर कोरोलाइंस है, या फिर सिबलाइंस है, तो वो कौन सी है जो कि आपकी ट्रेजिक कॉमेडी है जिसमें सब कुछ लास्ट में सही हो जाता है, तो वो कौन सी है आपकी, वो है सिबलाइन। सिबलाइन में क्या होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है एट द एंडिंग, मतलब सब कुछ अच्छे से, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो ये उसमें दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द कॉमेडी ऑफ मैनर, जो कॉमेडी एंड मैनर है आपका, जो कि वर ऑल्सो कॉल्ड, जो कि कहलाता है एज डॉट कॉमेडीज, ठीक है, तो क्लासिकल होता है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि द कॉमेडी ऑफ मैनर जो कि होते थे, जिसे ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल कहा जाता था, या फिर हम रोमांटिक कहते थे, या फिर उसको रेस्टोरेरियन कहा जाता था, या फिर जेंटिल कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था उसको, यहाँ पे रेस्टोरेशन कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम बात करें यहाँ पे द कॉमेडी ऑफ होमर वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिस्ड बाय, यानी कि आपकी जो कॉमेडी एंड होमर्स है, जिसमें कॉमेडी एंड होमर्स आपको देखने को मिलता है, वाज प्रिंसिपल, उसमें कुछ सिद्धांत जो प्रैक्टिसाइड्स होते हैं आपके, वो कॉन्ग्रीव होते हैं, या सीबर होते हैं, या फिर सेरिडेन होते हैं, या फिर अगर हम बात करें बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये ऑथर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। तो द कॉमेडी ऑफ होमर्स यानी कि किसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करती है, तो किसके, बेन जॉनसन के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग वो काम करती है, यानी कि लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड आ कैस्केड सीन, यानी कि आपको शेक्सपियर की उस प्ले का नाम बताना है जिसमें कैस्केड सीन दिखाया गया है। एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, या फिर द टेम्पेस्ट, ठीक है, तो किसमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस में दिखाया गया है कि जब वहाँ पे क्या होता है, कैसेट सीन्स दिखाया गया है, जिसमें कि 3 बॉक्स होते हैं, जिसमें अलग अलग उसमें वो होती हैं, एक सोने की यानी कि चांदी की, या फिर अलग अलग तरीके से उसमें होती हैं, और उसमें से मतलब एक स्वयंवर रचा जाता है जिसके थ्रू कि इस तरह से शादी दिखाई जाती है वहाँ पे, तो ये कैसेट सीन वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द थिएटर इज इंग्लैंड वर क्लोज डाउन इन, यानी कि पूछा गया है कि जो थिएटर्स बंद हुए थे इंग्लैंड में वो कब हुए थे, कौन से सन में हुए थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है 1638 में, 1646, 1642 या फिर 1648 में, तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 1642 में क्या हो गए थे, सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, वो बंद रहे थे, ठीक है। और जो अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द थिएटर्स वर रीओपन ऑन द रेस्टोरेशंस ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड इन, यानी कि जो यानी कि हम बात करें कि दोबारा से जो ओपन हुए थे आपके, ठीक है, जो थिएटर्स, वो किसके समय में, रेस्टोरेशन जो पीरियड स्टार्ट हो गया था, जो कि यानी कि किंग चार्ल्स सेकंड के समय में, वो क्या था आपका
1654 में हुए थे, 1660 में हुए थे, या 1658 पे हुए थे, या 1662 में हुए थे। तो किस में हुआ था? 1660 में क्या हो गए थे? रीओपन हो गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोइटिक प्लेस बिकम पॉपुलर इन द, यानी कि जो पोइटिक प्लेज हैं बिकम पॉपुलर, वो कौन से ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं? ब्लैंक रिवर्स में रहे हैं, सोलिलोक्यूज में, मोनोलॉगिज में रहे हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स में सबसे ज़्यादा जो पोइटिक प्लेज लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते थे? वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे, तो जो कि फेमस हुए हैं, या कहें हम जो सबसे अधिक, ठीक है, लिखे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ ड्राइडन की एक स्टोरी है, ऑल फॉर लव्स इज टेकन फ्रॉम। ऑल फॉर लव ये एक स्टोरी है जो कि आपके ड्राइडन की है। तो ये बताना है आपको कि ये किस थीम से ली गई है या किस प्ले से उठाई गई है इसकी स्टोरी। तो जूलियस सीजर से उठाई गई है, लव्स लेबर्स लॉस्ट, या फिर सीजर एंड क्लियोपैट्रा, या फिर क्लियोपैट्रा एंटोनिया एंड क्लियोपैट्रा। तो यह हम सभी को पता है। जो आपके यानी कि अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें एक ट्रेजेडी रही है जो कि एंटोनिया एंड क्लियोपैट्रा, तो उसी से इस स्टोरी को ड्राइडन ने उठाया है और नाम दिया है ऑल फॉर लव। ठीक है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा उसमें हेर फेर करके उस कहानी को गढ़ा गया है, इस ट्रेजेडी को बनाया गया है। तो ये विलियम शेक्सपियर की आपकी क्या था? प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ओशियन इज, अगर हम बात करें विच ओशियन इज सेलिब्रेटेड ओकेशन, विच ओकेशन इज सेलिब्रेटेड विद अ मास्क्यू इन द टेम्पेस्ट, यानी कि जो टेम्पेस्ट आपका प्ले है, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि वो कौन से सेलिब्रेट किया गया था जिसमें कि मास्क्यू का इस्तेमाल किया गया था। तो वो हमें बताना है कौन सा, यानी कि ओकेशन था जिसमें कि मास्क्यू का इस्तेमाल किया गया था। तो द क्रोविंग ऑफ प्रोस्पेरियो, ठीक है, प्रोस्पेरियो, या फिर द वेडिंग ऑफ एरिल विद अ निम्फ, या फिर द वेडिंग ऑफ फ्रेडिनल्ड एंड मैरिंडा, या फिर यहाँ पे बताया गया है कि द सेफ लैंडिंग ऑफ प्रोस्पेरस शिप्स ऑन द इजलैंड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो मास्क्यू का जो इस्तेमाल किया गया था ही, यानी कि अगर हम बात करें ये दा है, यहाँ पे ध्यान रखना कि आंसर शायद मिस हो गया, सही करते मैं आंसर लिख रही थी तो उसमें टाइपिंग के अकॉर्डिंग से गलती हो गई है। ठीक है, तो द वेडिंग ऑफ फ्रेडिनेंड एंड मेरिंडा, उनकी दोनों की जो शादी हो रही थी उस समय पर क्या किया गया था? मास्क्यू लगाकर वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है एट द एंड जब सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्रामेटिक मोनोलोगो इज अ ... स्पीच बाय अ कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनरमोस्ट फीलिंग्स फॉर थॉट्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है कि जो ड्रामेटिक मोनोलोगो होता है यानी कि वो क्या है, यानी कि एक स्पीच है, पोइटिक स्पीच है, नॉवल है, या सैटिरिकल है, या लव है, जो कि एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस में दिखाया गया है। ठीक है, इंटरमोस्ट फीलिंग्स और थॉट्स को दिखाया जाता है। तो वो क्या है? आपका पोइटिक होता है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो पोइटिक होता है, नॉवल होता है, या सैटिरिकल होता है, या फिर लव होता है, तो वो पोइटिक होता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉगों के जो सबसे मतलब अगर हम बात करें फेमस जो राइटर ऑथर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखे हैं वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं। तो मोनोलॉगों का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति क्या करता है, इस पूरी कहानी को गढ़ता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो से नॉर्मली प्ले वगैरह होते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है कि एक ही व्यक्ति पूरी कहानी को बताता है। मतलब सब कुछ, यानी कि सब जो ऑडियंस होती है वो साइलेंट रहती है, सब कुछ शांत होता है, बस वो व्यक्ति, जैसे मैं अभी सब सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ, मैं सारी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं ओनली, तो इस तरह से आपका मोनोलॉग होता है। ठीक है, तो वो एक पोइटिक होता है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि आप फेरिस इज आ, जो फेरिस है वो क्या होता है? फेरिस का मतलब स्वांग होता है। ठीक है, तो स्वांग क्या है?
यानी कि अगर हम बात करें कॉमेडी लीडिंग टू क्राइम या फिर ट्रेजिडी एंड सक्सेसफुल लव अफेयर, कॉमेडी दैट कॉसेस बायोस्ट्रोसिस, लाफ्टर, या फिर आपका थिएट्रिकल कंपनी, ठीक है, थिएट्रिकल कंपनी। तो क्या होता है, कहाँ होता है, मतलब वो जो प्ले होता है किस तरह से होता है, वो कॉमेडी दैट कॉसेस बायोस्ट्रिक्स लाफ्टर होता है, जो स्वांग रचा जाता है। तो उस तरीके से ये एक क्या होता है, वो एक मतलब स्वांग होता है, एक कॉमेडी के रूप में यानी कि हंसाने के लिए उस चीज़ को कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही होगी, स्टडी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो वो इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए, ज़रूर कामयाब होंगे हम।